हाँ, इस पार्ट में हम कुछ अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो कि जेईई मेंस नेक्स्ट अटेम्प्ट या फिर हम बात करें नीट के लिए प्रोबेबल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ही काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें गिवन है कि आपके पास में देखिएगा यहाँ पे द एंड पॉइंट्स ऑफ कंडक्टिंग स्ट्रिंग आपके पास में जो वायर है वो जैसे कंडक्टिंग है। ये पहले सर्कल के शेप में है और इसको कांस्टेंट स्पीड से पुल किया जा रहा है इस वे में, और अपने को बोला गया कि एक मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर लूप, आप इनटू द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन कैसा भी कंसिडर कर लो। और बोला है कि लूप इज ऑलवेज रिमेन सर्कुलर। उसको जब पुल कर रहे हैं इस तरीके से, इस थ्रेड को इधर और इधर वाला थ्रेड जो इधर की तरफ, तो ये ऑलवेज जो सर्कुलर शेप मेंटेन करता है, ये भी गिवन है। देन आपको कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे इसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा और टाइम इंस्टेंट भी गिवन है T=πr/2v पे। देखिए तो अगर इसको हम देखते हैं यहाँ पे तो एक्चुअल में क्या होने वाला है, जैसे सर्कल पहले इतना था, जब ये वाला वायर अपने वजह से ऐसे है और ये वाला वायर ऐसे, इनको पुल करेंगे तो इसका जो अपने पास साइज है वो कम होता जाएगा। साइज कम होगा तो मैंने सीधा सा कंसेप्ट अप्लाई किया कि इसका पेरीमीटर ही कम हो जाएगा, और पेरीमीटर जो पहले अपने पास में था जैसे 2πr, नई रेडियस हो जाएगी मान लीजिएगा r डैश, तो ये कितना हो जाएगा 2πr डैश। तो ये जो डिफरेंस है वो बेसिकली क्या हुआ, इधर पुल कर लिया गया। ठीक है, तो अगर टी टाइम में देखें तो v/t इसने पुल किया और v/t इसने पुल किया, कुछ ऐसा हो गया। चलो आते हैं यहाँ पे, तो पेरीमीटर 2πr हमने कंसिडर किया और रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर कितना हो जाएगा। देखो पेरीमीटर को v स्पीड से इधर पुल कर रहे हैं, v स्पीड से इधर पुल कर रहे हैं, तो बेसिकली 2v स्पीड से एक तरीके से चेंज हो रहा है वो, समझ पा रहे हो। जैसे ऐसे कंसिडर किया मैंने कि v से इधर और v से, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर इधर पुल करता है, 1 सेंटीमीटर इधर पुल करता है, तो पेरीमीटर 2 सेंटीमीटर से डिक्रीमेंट होगा। तो हम जनरलाइज फॉर्म में कैलकुलेट करें देन इट इज़ 2v। तो यहाँ पे dp/dt अगर कैलकुलेट करते हैं वो कितना होगा 2π × dr/dt। मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस कैलकुलेट किया यहाँ पे कि रेडियस किस रेट से चेंज होगा। तो ये क्वांटिटी कितनी होगी dr/dt, जो क्वांटिटी अपने पास में ये dp/dt वो कितना है 2v है। तो यहाँ से dr/dt कैलकुलेट हो गया कि रेडियस किस रेट से चेंज हो रहा है v/π। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों थी, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट हमें पता होना चाहिए कि ईएमएफ यहाँ पे होगा अपने पास में E=dϕ/dt। तो इसमें b तो नहीं चेंज हो रहा, यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है एरिया, और एरिया में हमें रेडियस की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये चीज़ माइंड में थी, इसलिए हमें dr/dt के रिक्वायरमेंट थी, तो ये कैलकुलेट किया। अब चलिए आ जाइए नॉर्मल, φ कितना हो जाएगा b/πr²। देन ईएमएफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा b, वैसे तो नेगेटिव साइन था, b πr² का 2r और dr/dt। तो dr/dt तो है अपने पास ये रहा, बट स्टिल अपने पास r में फंस गए, r नहीं है, तो r फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कितना होगा देखिएगा, पेरीमीटर जो होगा जैसे 2πr, वो इनिशियल अगर 2π मान लीजिए इनिशियल रेडियस कैपिटल R था तो 2πr - 2vt। अभी जो मैंने बताया ना कि v/t इधर पुल कर लिया जाएगा और v/t इधर पुल कर लिया जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2vt। तो यहाँ पे पेरीमीटर आफ्टर टाइम t अगर देखेंगे तो r कितना हो जाएगा, ये 2π का मैंने डिवाइड कर दिया नई रेडियस जो होगी, क्योंकि हमें यहाँ पे देखिए इस एक्सप्रेशन में ये तो पुट कर दिया dr/dt, r की रिक्वायरमेंट है, तो आफ्टर टाइम t r की वैल्यू कितनी होगी, ये r 2π का डिवाइड किया तो -vt/π। तो ईएमएफ कितना हो जाएगा dϕ/dt। ईएमएफ की वैल्यू dϕ/dt अगर अपने पास में आ रही तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2p और ये v था और r की जगह ये वैल्यू पुट किया, तो ये कितना हो गया r - vt/π। और अब जो अपने को टाइम गिवन वो इसमें पुट कर देंगे। तो इसमें जब टाइम की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो ये देखिएगा पाई कैंसिल हो जाएगा, वी भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा BVR ये वैल्यू। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, EMI का क्वेश्चन है, एक बार देखें इसको। नेक्स्ट जो 2-3 क्वेश्चंस अपने पास में एक ही कंसेप्ट में सिंपल क्वेश्चंस की कैटेगरी में आ रहा है, फर्स्ट वाला ये वाला सेकंड क्वेश्चन। तो इनमें देखिएगा सर्कुलर मोशन से रिलेटेड या सिंपल हम काइनेमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन ही इसको बोल सकते हैं। तो इसमें ऐसा है कि 2 आइडेंटिकल ट्रैक अपने पास में है, ट्रैक में आइडेंटिकल बस यहीं पे डिफरेंस आ रहा है कि ये वाला नीचे की तरफ जा रहा है और ये वाला अपने पास ऊपर की तरफ, कुछ हेमिस्फेरिकल पोर्शन हम कंसिडर कर लें। और यहाँ पे 2 बॉल थी 1 और 2, उनको दोनों को सेम स्पीड से इधर की तरफ प्रोजेक्ट किया, इसको भी प्रोजेक्ट किया। तो ए से बी पॉइंट पर कौन सी बॉल जो है पहले पहुँचेगी, इसको टाइम कम लगेगा 1 और 2। तो इसमें देखिएगा यहाँ से यहाँ तक का पार्ट्स आइडेंटिकल है तो टाइम सेम लगेगा। फिर क्या होगा, इसका स्पीड इस पोर्शन में इंक्रीज होगा और फिर वापस से एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो जो स्पीड यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे टाइम जो लगने वाला है
सेम वे इसमें है कि इसका स्पीड में डिक्रीमेंट होगा और जो स्पीड यहाँ पे वही स्पीड यहाँ पे हो जाएगा। तो बेसिकली ये वाले पोर्शन भी दोनों के आइडेंटिकल होगी, बिकॉज इस जो डिफरेंट ट्रैक है इसके जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर स्पीड क्या होंगे, सेम होंगे। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है। देखो इसमें जो स्पीड होगा वी डैश मान लेते हैं, वी डैश, वो स्पीड डेफिनेटली इससे ज़्यादा होगा बिकॉज नीचे जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा, तो स्पीड ज़्यादा होगा। ये पाथ लेंथ दोनों का सेम है। इसमें स्पीड ऊपर जाने पे क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इस वाले रीजन में देखेंगे तो इस वाले बॉल के पास स्पीड ज़्यादा है और इसके पास कम है। ये पाथ लेंथ जो है हेमिस्फेरिकल, वो दोनों आप सेम मान के चलिए, लैंग्वेज क्लियरली लिखा होता है हेमिस्फेरिकल। तो बेसिकली क्या होगा, ये वाले जो बॉल है इस रीजन को जल्दी क्रॉस करेगी एज कम्पेयर टू दिस बॉल। सो ओवरऑल जो बॉल 1 है अपने पास में T1, अपना आंसर जो होगा T1 लेस दैन T2 होगा। क्लियर है। देखो एक और ऐसा ही स्पीड है ट्रैक को क्रॉस करने का ही क्वेश्चन अपने पास में है। इसमें भी फिर से अपने को हेमिस्फीयर गिवन है। ये बेसिकली अभी जेईई मेंस के किसी स्लॉट के अंदर ये क्वेश्चन आया, बट आगे भी ऐसे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस बन सकते हैं, थोड़ा बहुत कुछ चेंज किया जा सकता है। तो 2 बीट गिवन है, एक यहाँ पे P गिवन है, एक Q गिवन है। P अभी थोड़ा सा आगे अपने पास में है और ये जैसे एंगल कुछ 45 डिग्री गिवन है। एट सम इंस्टेंट बोथ आपको गिवन है, दोनों का स्पीड V है कि ये जब यहाँ पे तभी स्पीड V है और इसका भी स्पीड यहाँ पे कितना है V, ये गिवन है आपको। तो रिलेशन कैलकुलेट करना अपने को टाइम्स के बीच में कि जब ये A पॉइंट पे पहुँचने में किसको कम या ज़्यादा टाइम लगेगा। इसमें भी देखो इस वाली बॉल को अगर देखेंगे हम यहाँ पे, तो इसका स्पीड तो हमेशा V मेंटेन रहेगा बिकॉज ये ना ऊपर राइज कर रहा है ना नीचे फॉल कर रहा है। सो पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं, काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। बट अगर हम देखें कि अपने पास में दूसरा जो पार्टिकल P है उसके पास में अभी स्पीड V है और नीचे जाएगा, तो इस पॉइंट पे देखेंगे तो स्पीड की वैल्यू जो है और भी ज़्यादा हो जाएगी, वो टोटली हॉरिजॉन्टल में हो जाएगी। दैट मीन्स अपने पास में इसके पास जो हॉरिजॉन्टल में स्पीड है वो इंक्रीज हो रहा है। तो एवरेज जो स्पीड इसके पास में आएगा हॉरिजॉन्टल में वो ज़्यादा होगा। और वैसे भी इसको डिस्टेंस कम चलना है क्योंकि इसको तो 2 आवर चलना है और इसको 2 आवर से कुछ कम चलना है, बेसिकली कितना R + R/√2 ही चलना है। तो इसका एवरेज स्पीड भी हॉरिजॉन्टल में ज़्यादा है और डिस्टेंस भी कम चलना है, तो डेफिनेटली P को कम टाइम लगेगा। तो P को कम टाइम लगने वाला है। देखिएगा ये तो दिख रहा है, एवरेज वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज ग्रेटर फॉर पार्टिकल P एज कंपेयर टू पार्टिकल Q। तो TP लेस दैन TQ। एक और देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है अपने पास में कि इसमें 2 पार्टिकल्स हैं, 2 ब्लॉक्स मान सकते हैं हम A और B। ये एक पुली है, पुली से स्ट्रिंग को भी स्ट्रेट रखा गया है। ये L लेंथ है, ये L लेंथ, और अपने को बोला गया है कि इसको रिलीज कर दिया हमने, इसको रिलीज कर दिया, कहीं पे कोई फ्रिक्शन कंसिडर नहीं करना है। देन A पार्टिकल पुली को पहले स्ट्राइक करेगा कि B यहाँ पे वॉल को पहले स्ट्राइक करेगा। ऑल सरफेसेज आर स्मूथ, बोथ ब्लॉक्स आर ऑफ मास एच M। नाउ block B is released from rest if time taken by block A to collide the pulley is T1 and इसको यहाँ पे कोलिजन का जो टाइम है वो T2 है। तो इनमें रिलेशंस अपने को एस्टेब्लिश करने हैं। देखो यहाँ पे एक तो मैं सिंपल से मेथड से देखूँ, अगर बाय द वे एक बार चलो एक्सेलेरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, इस पर कैलकुलेट करेंगे तो इस पर तो mg नीचे लग रहा है। अब ओवरऑल जो टेंशन है वो तो एक इंटरनल फोर्स होगा, तो ओवरऑल इंटरनल फोर्स होगा, तो पुल करने वाला फोर्स ही है और ये इसको और इसको दोनों को पुल कर रहा है। तो मैं डायरेक्ट एक्सेलेरेशन कैलकुलेट कर सकता हूँ कि mg डिवाइडेड बाई m + m। तो बेसिकली एक्सेलेरेशन कितना आ गया g/2। दैट मीन्स ये वर्टिकल डायरेक्शन में g/2 गिरेगा, g/2 एक्सेलेरेशन से गिरने वाला है। अब देखो ये डिस्टेंस तो l है अपने पास में और ये डिस्टेंस भी l है। अगर इसको यहाँ पे फिक्स कर देते तब तो ये भी वर्टिकल डायरेक्शन, जैसे ये स्ट्राइक करेगा तो वर्टिकल में कितना गिरेगा, l ही इसको गिरना पड़ेगा। ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट L होगा इसका और इसको भी L चलना है। दोनों का एक्सेलेरेशन सेम था, दोनों का डिस्टेंस सेम था, तो टाइम इक्वल लगता। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये वाली जो स्ट्रिंग है वो जैसे ये ब्लॉक आगे जाएगा तो ये वाली स्ट्रिंग भी आगे मूव करेगी, तो ये जो लेंथ अपने पास होगी वो L से ज़्यादा हो जाएगी। तो एक्सेलेरेशन एक तरीके से दोनों का सेम है वर्टिकल डायरेक्शन में, लेकिन इसको जो स्ट्राइक करेगा उससे पहले यहाँ पर जो डिस्टेंस है L' वो L से ज़्यादा होगा। L से ज़्यादा होगा क्योंकि ये पॉइंट ही आगे मूव कर गया, तो टाइम ज़्यादा लगना चाहिए। एक दूसरा हॉरिजॉन्टल मोशन को अगर दोनों को देखें तो हॉरिजॉन्टल में देखें तो इसको भी स्ट्राइक करने से पहले इधर की तरफ L डिस्टेंस चलना है और इधर को भी L चलना है।
तो उसके लिए क्या किया, किसी मोमेंट पे जाके देखा कि जैसे यहाँ पे जा कर के देखेंगे तो इसको तो टेंशन पुल कर रहा है, और इसको इधर की तरफ पुल करने वाला कौन है, टेंशन नहीं, टेंशन का कंपोनेंट। तो जब कंपोनेंट है तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल में कम होगा, उसका ज़्यादा है, तो उसको टाइम क्या लगने वाला है, ज़्यादा लगने वाला है। जैसे मैंने यहाँ पे किया, देखिए ये मैंने ब्रेक कर दिया कि ब्लॉक जो ए है यहाँ पे, ये वाला ब्लॉक ए, इसको पुल कर रहा है यहाँ पे टेंशन टी, तो एक्सीलरेशन इसका A1 माना। और यहाँ पे जो अपने पास में है इसको ब्लॉक बी, इसको यहाँ पे देखा तो ये अपने पास कितना हो गया, एक्सेलेरेशन A2 बिकॉज टी साइन थीटा, और A2 लेस देन A1 है, तो यहाँ पे टी बी का जो टाइम है वो आपके पास में ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ए। तो ये अपने पास में, इसको हम थोड़ा NLM का क्वेश्चन कंसिडर कर सकते हैं। बाकी ये दोनों क्वेश्चंस अपने पास में देखें तो काइनेमेटिक्स टाइप के क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट जो मॉडर्न फिजिक्स में एटॉमिक का क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करना है, बट केयरफुली रीड करना पड़ेगा इसको। देखिए गिवन है, द डायग्राम बिलो शोज द लोवेस्ट 4 एनर्जी लेवल्स फॉर इलेक्ट्रॉन इन हाइपोथेटिकल एटम। द इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड टू -1, इलेक्ट्रॉन अभी इस वाले स्टेट के अंदर है, एंड ट्रांजिशन टू द लोअर स्टेट बाय एमिटिंग ओनली 2 फोटोन्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बोला है कि 2 से ज़्यादा फोटोन नहीं, ओनली 2 फोटोन ही का एमिशन कर पा रहा है। तो फिर इनमें से कौन सा जो ट्रांजिशन अपने पास में है वो पॉसिबल नहीं पाएगा, कौन सा फोटोन नहीं निकल पाएगा। तो देखो हम अगर 1 बाय 1 देखें, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन वाला अगर देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन वाला कैसे पॉसिबल अपने पास में कि 1 से अगर 3 में जाएगा तो 2 का डिफरेंस है, और फिर डायरेक्ट यहाँ चला जाए, 2 फोटोन से ग्राउंड स्टेट में चला जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट, तो ये पॉसिबल है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपने पास में कब आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे अपने पास में आने वाला है। देखिए अगर 3 to 7 में 4 का बनेगा, लेकिन 3 to 7 में क्या होगा, पहले उसको 1 से 3 में आना पड़ेगा, फिर 3 to 7 में 4 आ गया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई, ओनली 2 फोटोन चाहिए, इसको ग्राउंड स्टेट में जाने के लिए 3rd फोटोन चाहिएगा, तो ये वाला अपने पास में पॉसिबल नहीं होगा। हमें ओनली कंडीशन लगाई हुई है 2 फोटोन, तो ये वाला आंसर यहाँ पे नहीं होगा। 5 वाला पॉसिबल है क्या, 5 वाला है, 1 से डायरेक्ट 7 में आ जाए, और 7 से अपने पास में 5 में चला जाए। और 6 वाला, ये जो 1 to 7 वाला था उसी में 6 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस बन रहा है, और फिर वापस से 7 to 12 चला जाएगा, तो ये दोनों एक साथ ट्रांजिशन से काम हो जाएगा। तो ध्यान रखिए ओनली 2 फोटोन्स, लैंग्वेज इसके साथ में क्लियर रहें। नेक्स्ट में देखिएगा ट्रिकी क्वेश्चन है, वे ऑप्टिक्स का है। देखिए इसमें गिवन है, ए सोर्स साइमल्टेनियसली एमिटिंग लाइट ऑफ 2 वेवलेंथ 400 नैनोमीटर एंड 800 नैनोमीटर इज यूज्ड in the YDAC if the intensity of light at the slit for each wavelength I नोट है, देन अपने को बताना है यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी दैट कैन बी ऑब्जर्व। अब देखो एक तो ये होता है कि 2 अलग अलग वेवलेंथ अपने पास में डिफरेंट टाइम पे यूज किया, तो उस केस में अपने पास में क्या 400 और अपने पास 800, जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कि एक अपने बार लाइट यूज किया अपने पास 400 का, एक बार 800 का, और अपने को बोला जाता है कि दोनों के जो फ्रिंजेज, जैसे यहाँ तो सेंट्रल मैक्सिमा बन जाता है, फिर उसके बाद में दोनों के फ्रिंजेज कहाँ पे कोइंसाइड करेंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे बोला कि दोनों जो साइमल्टेनियसली, मतलब जो स्लिट्स हैं उनसे दोनों लाइट आ रही हैं अपने पास में। अब यहाँ पे इंटरफेरेंस 400 का 800 से कंसिडर नहीं करनी, जैसे 400 वाली जो लाइट आ रही है 400 इधर से जब इंटरफेरेंस करेगी तो यहाँ पे इंटेंसिटी जो मिलेगा, क्योंकि दोनों का इंटेंसिटी I नोट है, इसका भी इंटेंसिटी I नोट है, इसका भी I नोट है, तो 4 I नोट इंटेंसिटी उससे मिलेगी। याद है सेंट्रल मैक्सिमा पे इंटेंसिटी 4 I नोट होता है अगर इंडिविजुअल स्लिट से इंटेंसिटी I नोट हो तो। ऐसे 800 नैनोमीटर वाली जब लाइट आएगी तो उसका भी इधर से और इधर से इंटरफेरेंस, यहाँ से स्लिट S1 और स्लिट S2 से जब 800 नैनोमीटर की लाइट आएगी उनका भी यहाँ पे इंटरफेरेंस होगा, तो 4 I नोट इंटेंसिटी उनसे भी मिलेगी, तो टोटल इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 8 I नोट हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, थोड़ा कैलकुलेटिव है अपने पास, मोशन अंडर ग्रेविटी काइनेमेटिक्स का ही क्वेश्चन है। स्टोन आपको गिवन है, थ्रोन डाउन विद स्पीड यू टेक्स टाइम T1 टू रीच ग्राउंड, ठीक है, सर्टेन हाइट से उसको नीचे की तरफ हमने थ्रो किया तो T1 टाइम लगा। एक और स्टोन यूज किया, वो अपवर्ड डायरेक्शन में सेम पॉइंट से 2u स्पीड से, लेकिन और टाइम जो लगता है उसको डबल लगता है, तो मैक्सिमम हाइट रीच बाय सेकंड स्टोन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो कुछ ऐसा कंसिडर किया हमने। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है कि ये चलिए मान लेते हैं h हाइट है,
यहाँ से एक स्टोन को डाउनवर्ड प्रोजेक्ट किया तो T1 टाइम में ग्राउंड को स्ट्राइक करके दूसरे को ऊपर थ्रो करेंगे तो पहले ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आएगा। तो चलिए हमने इसको थोड़ा साइड में शो कर दिया कि ऐसे जाके ऐसे आएगा। उसको जो टाइम लगा वो लगा 2T1, गिवन है प्रॉब्लम में। तो हम क्या करते हैं, अब देखो आंसर्स को देखो तो यहाँ पे अपने पास में यू कहीं नहीं दिख रहा, ना कहीं एच दिख रहा है। चलो एच तो हमने लिया था बट यू भी कहीं नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, पहले इन्हीं को में एक रिलेशन बनाते हैं। तो मान लेते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन है, उसी को पॉजिटिव डायरेक्शन कंसिडर कर लेते हैं। डाउनवर्ड को जब पॉजिटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो इस वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट तो H इक्वल्स टू यू इंटू T1 प्लस हाफ जी इंटू T1 स्क्वायर। वेलोसिटी भी डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड, तो सभी पॉजिटिव हो गए। दूसरे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया वर्टिकली अपवर्ड, तो इसका स्पीड 2u है। तो यहाँ पे यूज करेंगे हम, नेगेटिव में है तो -2u, टाइम उसको लग रहा है 2t। देखो हम इस इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट को यूज कर रहे हैं, तो इस वाले पार्टिकल का भी क्या हुआ, ऊपर जाके नीचे आया, डिस्प्लेसमेंट तो ओवरऑल कितना हुआ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में h हुआ और डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया हुआ है तो h। फिर यहाँ पे देखिएगा हाफ जी इंटू T2 स्क्वायर, T2 इज 2T1, ये आ गया। दोनों इक्वेशन से h मिल रहा है, सो हम इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं कि यहाँ से अपने पास में जो मिल रहा है UT1 प्लस हाफ GT1 स्क्वायर, ये कितना होगा -4UT1। एंड यहाँ से देखिएगा ये क्वांटिटी मैंने 4/2 रख लिया, तो ये 2 का स्क्वायर 4GT1 स्क्वायर बाई 2। इसको इधर लेके आएंगे 5, इसको इधर लेके आएंगे 3, तो 5UT1 3GT1 स्क्वायर बाई 2। तो U की वैल्यू आ गई 3GT1 बाई 10। ये देखिए U की वैल्यू आ गई 3GT1 बाई 10। इसको यूज कर लेते हैं किसी भी एक इक्वेशन में, तो उससे h आ जाएगा। चलो इक्वेशन 1 का मैंने यूज किया तो h कितना आ जाएगा, u की जगह पुट किया मैंने 3GT1 बाई 10, 3GT1 बाई 10 और एक T1 पहले से था T1 स्क्वायर और हाफ GT1 स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 8GT1 स्क्वायर बाई 10। अब मैक्सिमम हाइट जो होगा, देखो ये h तो रहेगा ही, प्लस अगर u स्पीड से किसी पार्टिकल को v स्पीड से थ्रो किया है तो कितना होता है मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट की जो वैल्यू होती है वो होती है v स्क्वायर बाई 2g, मतलब टॉप में जाने से पहले यहाँ तक का ये वाला जो गैप होगा वो कितना होगा 2u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। और ग्राउंड से पूछ रहा है तो ये h एडिशनल रहेगा। तो देखो h मैक्सिमम कितना होगा, दैट स्मॉल h ऑलरेडी वी हैव कंसिडर्ड एंड दिस मोशन अंडर ग्रेविटी u स्क्वायर बाई 2g, बट हियर u इज़ 2u, सो दैट 2u स्क्वायर बाई 2g। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए इसको सोल्व करेंगे, h ये रहा अपने पास 8/10। यहाँ पे कितना हो जाएगा ये वैल्यू 2u स्क्वायर बाई जी, 4 बनेगा और एक 2 से कैंसिल हो गया ये वैल्यू, और u की वैल्यू ये रही। u की वैल्यू पुट की और u की वैल्यू पुट करके एलसीएम लेके हैं, तो ये वैल्यू अपने पास अराउंड बन रही है 49/50 GT1 स्क्वायर, तो 49/50। तो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है बट एक प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है, अच्छे क्वेश्चन में काउंट होगा। फिर देखिए इसी में रिवर बोट का प्रॉब्लम अपने पास में है कि एक मैन जो है क्रॉस करता है रिवर को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिवर फ्लो के, और इससे क्या होता है रेशियो ऑफ मैन्स स्पीड इन स्टिल वाटर अपने को जो कैलकुलेट करना है। देखो दो कंडीशन है, एक तो रिवर को ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है, इसमें कुछ टाइम लगता है, उसको बोला है T1। अब ये अगर बोट का विड्थ है D कंसिडर किया तो इतना ही डिस्टेंस वो डाउन स्ट्रीम में भी ट्रेवल करता है और उसमें टाइम लगता है T। तो ये स्मॉल t और कैपिटल T की टर्म में मैन का स्पीड चलो मैंने बोट का स्पीड ले लिया वहाँ पे, और यहाँ पे मैन का स्पीड और जो रिवर है उसका स्पीड का रेशियो बताना अपने को, तो मैन के बजाय मैंने बोट ले लिया। तो परपेंडिकुलर क्रॉस करने के लिए परपेंडिकुलर तो स्विम करेगा नहीं, उसको अगर परपेंडिकुलर स्विम करेगा तो रिवर स्पीड से ड्रिफ्ट आ जाएगा और कहीं यहाँ पहुँचेगा। तो हमें याद है उसको एंगल पे यहाँ पे चलाना पड़ेगा, तो ये एंगल अगर थीटा अपने पास में तो बोट या स्विमर को इधर चलना पड़ेगा। और कंडीशन क्या बनती है VB साइन थीटा VR के इक्वल हो जाना चाहिए, और टाइम फिर कितना लगेगा, इधर कितना आएगा VB कोस थीटा, तो टाइम आता है D डिवाइडेड बाई VB कोस थीटा। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। और कोस थीटा को पुट कर देंगे हम कितना, कोस थीटा को D, ये V ऑफ आपका जो बोट अपने पास था 1 माइनस इसको पुट किया आपने साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं VR बाई VB। और जब सॉल्व करते हैं तो अपने पास याद है ये फॉर्मूला निकलता है परपेंडिकुलर क्रॉस करने में T इक्वल टू D V ऑफ बोट स्क्वायर माइनस V ऑफ रिवर स्क्वायर। याद रखिएगा सभी स्टूडेंट्स के नोट्स में मिलेगा ये। फिर अपने पास में टाइम दूसरे में जब वो डाउन स्ट्रीम में चल रहा है तो रिवर उसकी मोशन को सपोर्ट कर रही है, तो ग्राउंड से देखेंगे तो क्या होगा बोट का स्पीड प्लस रिवर का स्पीड, और डिस्टेंस उतना ही चलना है, सो D।
तो टाइम कितना आ जाएगा, डी डिवाइडेड बाई वी बी प्लस वी आर। अब क्या करना, हमें चाहिए वैल्यू किसकी, वी बी और वी आर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है टी स्क्वायर वगैरह है तो डिवाइड कर लेते हैं और स्क्वायर कर देते हैं। अब डिवाइड किया तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, वी बी प्लस वी आर, वी बी माइनस वी आर। मैंने क्या किया, इसको स्प्लिट किया वी बी माइनस वी आर और वी बी प्लस वी आर में। तो ये अपने पास हाफ पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ऐसा आ गया। अब बोथ साइड में हम स्क्वायर कर देते हैं, ऐसा हो गया। मल्टीप्लाई किया वी बी इंटू टी स्क्वायर माइनस वी आर इंटू टी स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, वी बी इंटू कैपिटल टी स्क्वायर वी आर इंटू कैपिटल टी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आती है देखिए, वी बी को कॉमन लिया आपने, वी बी कॉमन लिया तो ये आ गया टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और वी आर कितना होगा, टी स्क्वायर प्लस कैपिटल टी स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट की तो अपना शायद थर्ड ऑप्शन इसमें मैच करता है। नेक्स्ट देखिएगा, सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, इसमें गिवन है अ कार हैज पेंडुलम हैंगिंग फ्रॉम सीलिंग, द कार इज एक्सीलरेटेड विद एक्सीलरेशन √3g इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, द कार सडनली स्टार्ट्स डी एक्सीलेटिंग g बाई √3। तो पहले कार एक्सीलेट कर रही थी, फिर डी एक्सीलेट करना स्टार्ट कर गई। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से पढ़िएगा। द पेंडुलम विल मेक एन एंगल फ्रॉम पोजिशन वैन द कार इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब ये अपने पास कार जब कहीं इधर मूव करी तो सूडो फोर्स से पेंडुलम इधर आ जाएगा, और जब डी एक्सीलेट होगी मतलब इधर की तरफ एक्सीलरेशन आ गया तो इधर चला जाएगा। तो जब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही थी उस पोजीशन से यहाँ तक का एंगल अपने को कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है ऐसे केस में अगर कार का एक्सीलरेशन कुछ ए है, कार का एक्सीलरेशन जैसे ए कंसिडर करते हैं तो याद है फॉर्मूला कितना होता है, ये थीटा टेन थीटा, मतलब इक्विलिब्रियम में जहाँ पे स्विंग करता है वो टेन थीटा कितना होता है, ए बाई जी। वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इधर टेंशन टी होगा, इधर अपने पास में होगा एम जी, टी के कंपोनेंट होगा, इधर से हम बोल सकते हैं टी कोस थीटा, और सूडो फोर्स लगा रहे तो एम ए, और ये अपने पास में टी साइन थीटा। तो यहाँ से क्या बनता है, टी साइन थीटा सिंपल एम ए के इक्वल, और टी कोस थीटा वो आपके एम जी के इक्वल। यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, देन वी कैन ऑब्टेन टेन थीटा ए बाई जी। तो ये बनता है अपना, देखिए इधर से। तो इसमें क्या किया, टेन थीटा ए बाई जी बन रहा है। तो हमने फर्स्ट केस में कितना था, √3, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। √3g डिवाइडेड बाई जी, √3 दैट 60 डिग्री। दूसरे केस में क्या होगा, अब g बाई √3 इधर, तो सूडो फोर्स उधर चला जाएगा, तो ये टेन थीटा 2 होगा, वो फिर से a बाई जी, ए दैट मीन g बाई √3 डिवाइडेड बाई जी, 1 बाई √3। इफ टेन थीटा इज 1 बाई √3 देन वी कैन से थीटा इज 30 डिग्री। नाउ द टोटल स्विंग फ्रॉम इनिशियल पोजिशन व्हेन कार इज एक्सीलरेटिंग टू द फाइनल पोजिशन दैट्स θ1 प्लस θ2। सो आंसर इज 90 डिग्री और π/2 रेडियंस। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे गिवन है 2 आइडेंटिकल कंटेनर्स ए एंड बी हैविंग सेम वॉल्यूम, आपको गिवन है 2 कंटेनर्स हैं सेम वॉल्यूम में, ये मैंने डायग्राम में एक ही बनाया हुआ है, और दोनों के अंदर जो गैस है उसका मास इक्वल नहीं है। आइडियल गैस है तो एक ही गैस मान के चले जब तक कि डिफरेंट गैस नहीं बोला जाए। तो लेकिन मासेज कुछ ऐसे हैं M1 और M2। द गैस इन द ईच सिलेंडर एक्सपांड्स आइसोथर्मली टू डबल इट्स वॉल्यूम डबल हो जाता है। तो चेंज इन प्रेशर ए में अगर 300 है तो बी में कितना हो। तो मैंने एक बार जनरलाइज फॉर्म में सोल्व किया है कि लेट्स से इनिशियल प्रेशर इज पी, टेम्परेचर इज टी एंड वॉल्यूम इज वी। नाउ एज द प्रोसेस इज आइसोथर्मल सो टेम्परेचर विल रिमेन अनचेंज टी। लेट्स से प्रेशर चेंज टू पी डैश एंड वॉल्यूम एज गिवन चेंज टू 2v। सो यहाँ पे देखिएगा पी वी इक्वल्स टू NRT हमने अप्लाई किया, एंड आफ्टर चेंजिंग द वॉल्यूम इट बिकम्स पी डैश इंटू 2v इक्वल टू NRT। तो यहाँ पे p कितना हो जाएगा इनिशियल NRT बाई वी एंड p डैश इज NRT बाई 2v। तो यहाँ पे मैंने डिक्रीमेंट कितना हुआ, ओबियसली वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर यहाँ पे कम होगा, तो मैंने डिक्रीमेंट ही निकाल लिया कि डेल्टा p कितना हुआ, अदरवाइज नेगेटिव साइन आता। बट दोनों ही केस में नेगेटिव आने वाला है तो उसमें कोई इशू नहीं है, वो कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डिक्रीमेंट निकाल लिया एक तरीके से, p माइनस पी डैश। वैसे चेंज गिवन है, चेंज जब बोला जाता है तो हमें फाइनल माइनस इनिशियल कैलकुलेट करना होता है, बट मैंने यहाँ पे डिक्रीमेंट की हेल्प से सोल्व कर लिया क्योंकि हमें रेशियोज से ही ये आंसर आएगा इसका। तो डेल्टा p माइनस पी डैश, और ये कितना होगा NRT बाई 2v। ये डिफरेंस निकाला p और p डैश का। तो अब अपने पास फर्स्ट केस में क्या होगा, यहाँ पे मासेज अलग है तो मोल्स अलग होंगे। तो डेल्टा p1 हमने बोला N1RT बाई 2v, एंड डेल्टा p2 वो कितना हो जाए N2R2 बाई 2v। तो इनका रेशियो लेंगे तो RT बाई 2v, ये सब तो सेम है, N1 N2 पे डिपेंडेंट हो गया, और नंबर ऑफ मोल्स किस पे डिपेंड करेंगे, मास के ऊपर। M1 M2 का रेशियो यहाँ से देखेंगे कितना आएगा 3/2। हमें चाहिए यहाँ पे डेल्टा p2, तो कितना हो जाएगा 2/3 ऑफ डेल्टा p1
डेल्टा P1 इज 300 पास्कल। अच्छा पास्कल था, किलो पास्कल नहीं था, ये पास्कल था। तो ये आपका आंसर कितना रहेगा, 200 पास्कल अपने पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में देखिए फिर से थर्मोडायनेमिक्स का एक क्वेश्चन अपने पास में आता है और इसमें अपने को गिवन है फॉर अ सर्टेन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस PV रेज़्ड टू पावर n इज कांस्टेंट, और ये ऑब्जर्व किया कि हीट गिवन टू द सिस्टम को हीट दे रहे हैं बट टेम्परेचर में डिक्रीमेंट हो रहा है। ध्यान रखिए हीट हम प्रोवाइड करें बट टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। एक्स यहाँ पे स्पेसिफिक हीट रेशियो दैट मीन जो गामा होता है उसकी जगह एक्स यूज किया हुआ। तो एक तो देखो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का याद होना चाहिए सी की वैल्यू CV अपॉन R अपॉन CV प्लस R अपॉन 1 माइनस n, अगर यहाँ पे n लगा हुआ है तो, या कुछ जगहों पे यहाँ पे माइनस करके n-1 कर देते हैं। तो मैंने वही कर दिया। चलो ज़्यादातर लोग माइनस वाले फॉर्मेट याद रखते हैं। तो C इक्वल टू और CV को कितना पुट करते हैं, CV अपने पास होती है R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। यहाँ पे गामा को x बोला हुआ है तो कितना हो गया R अपॉन x माइनस 1 माइनस R अपॉन n-1, इसको मैंने चेंज कर दिया। अब देखो हीट तो हम दे रहे हैं, हीट को इंक्रीज कर रहे हैं, बट यहाँ पे गिवन है अपने को कि टेम्परेचर में डिक्रीमेंट हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज नेगेटिव। तो C अगर देखेंगे तो डेल्टा Q अपॉन n डेल्टा T, अगेन ये सब चीज़ें चेंज में देखी जाती है। तो ये तो पॉजिटिव और ये अपने पास क्या है नेगेटिव, तो स्पेसिफिक नेगेटिव निकल के आएगी। तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू अगर देखेंगे तो ये नेगेटिव अगर निकल रहा है तो ये वैल्यू जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। तो हमने यहीं से कैलकुलेट किया कि C की जो वैल्यू अपने पास आ रही है R डिवाइडेड बाई x-1 माइनस R अपॉन n-1, ये लेस देन 0 होना चाहिए। ये लेस देन 0 कब होगा, जब ये वाली जो क्वांटिटी है नेगेटिव इधर लगा हुआ है, जैसे मैं बोलता हूँ कि 1/2 माइनस 1/3 करूँगा तो अपने पास में क्वांटिटी कैसे निकलेगी, पॉजिटिव निकलेगी, लेकिन हमें चाहिए नेगेटिव। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ये वाली क्वांटिटी फिर अपने पास क्या होनी चाहिए, बड़ा होना छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर में, और ये वाला क्वांटिटी बड़ा होना चाहिए, तब ये नेगेटिव निकलेगा। तो हमने बोला कि n-1 लेस दैन x-1, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, n लेस दैन x। और फर्दर देखिए गामा तो कभी 1 से छोटा नहीं होता, गामा की वैल्यू जैसे हम ट्राइएटॉमिक गैसेज के लिए देखें तब भी 1.33 आता है, अदरवाइज मिक्सचर के लिए डायटोमिक या मोनोटोमिक है तो 1.5, मिक्सचर है तो 1.5 का राउंड भी हो सकता है, 1.4 जैसे डायटोमिक के लिए होता है, और 5/3 1.67 मोनोटोमिक के लिए होता है। तो ये वाली टर्म तो इसको नेगेटिव नहीं बनाएगी, नेगेटिव यही वाली टर्म बना रही है। अब ये वाली टर्म ऐसा ना हो जाए कि n की वैल्यू जो है लेस देन 1 हो जाए, n अगर लेस देन जैसे 1/2 हो गया तो यहाँ से नेगेटिव निकलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, वो भी नहीं। दैट मीन्स n की वैल्यू डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, तो n ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और n x से छोटा होना चाहिए। देखिएगा कुछ प्रॉब्लम्स और हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रॉब्लम है, कैपेसिटर से रिलेटेड भी हम इसको बोल सकते हैं, कुछ वैसा ही है, बट कैपेसिटर का कोई कॉन्सेप्ट लग नहीं रहा है इसमें। देखो इसमें लैंग्वेज मैंने ज़्यादा नहीं नोट किया है, 2 प्लेट्स अपने पर 3 प्लेट्स हैं बेसिकली, एक पे चार्ज Q है, एक पे -2Q है और एक पे Q है, और पहले स्विच ओपन था, ये डिस्टेंसेज गिवन है कि x1 ग्रेटर एज कम्पेयर टू x2। तो जैसे स्विच को क्लोज करेंगे तो मिडिल प्लेट कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगी, लेफ्ट और राइट, ठीक है, लेफ्ट मूव करेगा कि राइट मूव करेगा ये बताना है। अब इसमें देखो तो हम क्लोज करने की बात बाद में करते हैं, क्लोज करने से पहले क्या है तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैलकुलेट किए हमने। तो यहाँ पे इंडक्शन अप्लाई करेंगे तो टोटल सिस्टम का चार्ज 0 है, तो आउटर मोस्ट प्लेट्स पे तो कितना, आउटर मोस्ट सरफेसेज पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, इन दोनों पे 0 हो गया। अब अगर कैलकुलेट कर रहे हैं हम तो कितना होगा, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया तो Q डिवाइडेड बाई, देखो एक साइड का कितना होता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये कितना हो जाएगा Q/2a एप्सिलॉन नॉट एक साइड का, Q/2 एप्सिलॉन नॉट दूसरे साइड का। तो यहाँ पे ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया Q/a एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी इतना ही होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों जगह पे सेम है, लेकिन मैं पोटेंशियल को देखता हूँ तो इधर जाएंगे तो पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक फील्ड का अगेंस्ट राइज करेगा, इधर भी राइज करेगा, तो इसका पोटेंशियल 0 है, तो इसका कितना हो जाएगा E/x2, और इसका कितना एक तरीके से E/x1, और हमें पता है कि x1 ग्रेटर, तो ये हाई पोटेंशियल पे है। तो जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे कुछ चार्ज इधर की तरफ फ्लो करेगा, चार्ज जब इधर फ्लो करने वाला है तो फिर इस वाले पे चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, इस पर चार्ज ज़्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होते ही अपनी तरफ पुल करेगा फिर इसको, तो किधर मूव करना चाहिए, राइट में। एक और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ मैंने लैंग्वेज नोट नहीं किया, आप यहीं पे देख लें कि एक बैटरी अपने पास में लगी हुई है और एक कंडक्टिंग स्फीयर गिवन है, ये गिवन है, इट मे बी सॉलिड और मे बी होलो, और सॉलिड मान लीजिए चलो,
और 3 पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट 1 इस सरफेस के लेफ्ट हैंड पे गिवन है, पॉइंट 2 सरफेस के राइट हैंड पे और एक पॉइंट 2 और कहीं पे सरफेस पे गिवन है। और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया, स्विच वगैरह था, चलिए उसको क्लोज कर दें और अपने को बस इन 1 2 3 के पोटेंशियल में एक रिलेशन बताना है। जनरली हमें याद आता है कि कंडक्टर की सरफेस तो इक्वी पोटेंशियल होती है, तो हमारा आंसर होना चाहिए V1 = V2 = V3। लेकिन हम ये ना भूलें कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंडीशन है, यहाँ पे तो बैटरी लगी हुई चार्ज फ्लो करेगा कंडक्टर के थ्रू, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन तो है ही नहीं, फिर इक्वी पोटेंशियल कैसे होगा। सभी कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में ही अपने पास में, मतलब चार्ज का जो फ्लो नहीं हो रहा तभी हम इक्वी पोटेंशियल बोलते हैं। अदरवाइज तो एक वायर जो है उसमें बैटरी लगाया हमने, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा तो करंट कैसे फ्लो करेगी। तो ऐसा नहीं कि सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, इधर वाले पॉइंट जैसे हायर पोटेंशियल पे होगा और करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल में डिक्रीमेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, करंट ऐसे फ्लो करेगी, वो करंट ऐसे फ्लो करेगी तो हाईएस्ट पोटेंशियल होगा 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का। तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है और आंसर क्या होगा, V1 > V2 > V3, कुछ ऐसा अपना आंसर होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस, अभी इतना ही रखते हैं।